सुप्रभात। आज सुबह की बड़ी खबरें। नई दिल्ली में 18वां G20 शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। भारत ने ब्राजील को G20 की अध्यक्षता सौंप दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समापन समारोह में ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा को औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता का प्रतीक हथौड़ा सौंपा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि ब्राजील की अध्यक्षता में G20 साझा लक्ष्यों को हासिल करने में समर्थ होगा। उन्होंने यह प्रस्ताव भी रखा कि इस शिखर सम्मेलन में तय किए गए मुद्दों की समीक्षा के लिए नवंबर के आखिर में समूह का वर्चुअल सत्र आयोजित किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन के दौरान अलग से कल नई दिल्ली में फ्रांस, जर्मनी, तुर्की, कनाडा, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रप्रमुखों तथा अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन के साथ पिछले साल जून में हुई मुलाकात के बाद दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति की भी समीक्षा की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि भारत में हाल ही में संपन्न G20 में किए गए महत्वपूर्ण कार्यों के अलावा जैसे कि भारत से यूरोप तक फैले रेल जहाज आर्थिक गलियारा करने में वे सक्षम थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी द्विपक्षीय बैठक में मानवाधिकारों के सम्मान के महत्व, नागरिक समाज, स्वतंत्र प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका जैसे मुद्दे उठाए। आंध्र प्रदेश में विपक्षी तेलुगु देशम पार्टी ने कथित कौशल विकास घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के विरोध में आज राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है। बता दें कि विजयवाड़ा की एक अदालत ने कल एन चंद्रबाबू नायडू को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद टीडीपी के प्रदेश अध्यक्ष के अत्यचन नायडू ने बंद का आह्वान किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बंद का आह्वान चंद्रबाबू नायडू की अवैध गिरफ्तारी, तेदेपा कैडरों पर क्रूर हमलों और मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी की प्रतिशोध की राजनीति के विरोध में है। विजयवाड़ा एसीबी कोर्ट द्वारा कथित कौशल विकास घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद आंध्र प्रदेश पुलिस ने एहतियात के तौर पर राज्य भर में रैलियों और बैठकों पर प्रतिबंध लगाते हुए निषेधाज्ञा लागू कर दी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मराठा समुदाय के लिए आरक्षण के जटिल मुद्दे को सुलझाने के प्रयास में आज सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई है। मोरक्को के भीषण भूकंप से प्रभावित लोगों को भोजन और पानी हासिल करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दूर दराज के गांवों में लापता लोगों की तलाश जारी है। इस भूकंप में 2000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। भूकंप के और झटके आने की आशंका को देखते हुए लोग लगातार दूसरी रात घरों से बाहर रहे। महाराष्ट्र के ठाणे में रविवार शाम एक 40 मंजिला इमारत में सर्विस लिफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में कम से कम 5 मजदूरों की मौत होने का समाचार है और 2 अन्य के गंभीर होने का समाचार है। पश्चिम बंगाल में डेंगू गंभीर रूप लेता जा रहा है। राज्य के ग्रामीण इलाकों में लगातार प्रभावित लोगों की संख्या बढ़ रही है। रविवार दोपहर तक मरीजों की संख्या 15,000 का आंकड़ा पार कर गई। मीडिया रिपोर्ट्स में राज्य के स्वास्थ्य विभाग के हवाले से चालू सीजन में अब तक प्रभावित लोगों की कुल संख्या 15,272 बताई गई है, जिनमें से 10,321 ग्रामीण इलाकों से है, जबकि शेष 4,951 शहरी क्षेत्रों से है। सर्वाधिक मामले उत्तर 24 परगना जिले से और उसके बाद नादिया से सामने आए हैं। राज्य में डेंगू से संबंधित मौतों की कुल संख्या 24 है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल चुनौतीपूर्ण मौसम की स्थिति और अधिकांश दुर्गम इलाकों में निर्मित सीमा सड़क संगठन बीआरओ की 90 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इनका निर्माण 2,941 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। सूडान की राजधानी खार्तूम के दक्षिण में एक हवाई हमले में कम से कम 40 लोगों के मारे जाने और दर्जनों के घायल होने का समाचार है। सूडान की सेना और अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेस RSF के बीच लगभग 5 महीने से चल रहे संघर्ष के दौरान अब रिहायशी इलाकों में हवाई और तोप से हमले बढ़े। आज की सबसे बड़ी खबर की राहुल गांधी यूरोप के दौरे पर हैं। बेल्जियम और पेरिस के बाद अब वो नॉर्वे पहुंच गए हैं। राहुल गांधी ने अब यूरोपीय यूनियन के लीडर्स, प्रवासी भारतीयों और छात्रों सहित तमाम लोगों से मुलाकात की है और लोगों के सवालों के जवाब दिए हैं। पेरिस से नॉर्वे जाने से पहले उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मोदी सरकार को फिर आड़े हाथों लिया है। तो क्या कहा है राहुल गांधी ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यूरोप दौरे के तीसरे दिन पेरिस की साइंसेस पो यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित किया।
इस दौरान उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। भारत इंडिया विवाद को लेकर कांग्रेस नेता ने कहा, हमारा संविधान दोनों नामों का इस्तेमाल करता है, दोनों शब्द बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे गठबंधन के नाम से सरकार को चिढ़ है, क्योंकि हमारे गठबंधन का नाम इंडिया है, इसलिए हो सकता है कि उन्होंने देश का नाम ही बदलने का फैसला कर लिया हो। राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस की नीति पर निशाना साधते हुए कहा कि ये दोनों भारत की निचली जाति, पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यकों की अभिव्यक्ति और भागीदारी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसा भारत नहीं चाहता हूं जहां लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाए। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने गीता पढ़ी है, उपनिषद पढ़ी है और मैंने अन्य हिंदू धर्म ग्रंथ पढ़े हैं। मैं कह सकता हूं कि बीजेपी जो करती है उसमें कुछ भी हिंदू नहीं है, वहां बिल्कुल कुछ भी नहीं है। मैंने कभी किसी धर्म ग्रंथ में नहीं पढ़ा, मैंने कभी किसी विद्वान हिंदू से ये नहीं सुना कि आपको उन्हें आतंकित करना चाहिए या उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहिए जो आपसे कमजोर हैं। ये बीजेपी के लोग हिंदू राष्ट्रवादी नहीं हैं, उनका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो सत्ता पाने के लिए कुछ भी करते हैं, वो कुछ लोगों पर प्रभुत्व चाहते हैं, इसमें कुछ भी हिंदू नहीं है। लेकिन आज देश में अल्पसंख्यक खुद को असहज महसूस कर रहा है। मुझे लगता है कि यह हमारे लिए शर्म की बात है, इसे ठीक करने की जरूरत है। राहुल गांधी के इन बयानों से बीजेपी में हलचल तेज है। इधर आज G20 के समापन पर बीजेपी में उस वक्त हलचल मच गई जब भारत मंडप बारिश में तैरता दिखा। G20 समिट के आखिरी दिन पीएम मोदी ने G20 अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डिसिल्वा को सौंप दी। इसके साथ ही पीएम ने समिट के समापन का ऐलान किया। ब्राजील अगले साल होने वाले G20 समिट का आयोजन करेगा। पीएम ने संस्कृत भाषा में कहा, स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, यानी संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। इसके साथ ही G20 का समापन हो गया। वहीं दिल्ली में हुई बारिश ने मोदी सरकार की तैयारियों की पोल खोल दी। देखते हैं ये रिपोर्ट। नई दिल्ली में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन के दौरान जोरदार बारिश हुई है, जिसके चलते आयोजन स्थल पर मुश्किलें बढ़ गई हैं। G20 के सदस्यों की मेजबानी के लिए बनाए गए भारत मंडपम की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसमें चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। इसे लेकर के कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। पानी से भरे भारत मंडपम के वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष BV श्रीनिवासन ने लिखा, करोड़ों रुपए की लागत से G20 के सदस्यों की मेजबानी के लिए बनाए गए भारत मंडपम की तस्वीरें विकास तैर रहा है। आपको बता दें कि इसी वीडियो को कांग्रेस के अधिकारी मीडिया प्लेटफॉर्म INC-TV ने भी सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा है कि खोखले विकास की पोल खुल गई है। G20 के लिए भारत मंडपम तैयार किया गया, 2700 करोड़ रुपए लगाए गए, एक बारिश में पानी फिर गया। वहीं आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा है कि लगभग 30,000 करोड़ की लागत से बनाए गए भारत मंडपम में आज जरा सी बारिश में ही विकास तैरता हुआ दिखाई दिया। भगवान से प्रार्थना है कि आज दिन में यहाँ ज्यादा बारिश ना हो। #G20 समिट सही सलामत पूरा हो जाए। मोदी सरकार ने गरीबों को तो पर्दे से ढक दिया, मगर कितनी भी शोबाजी करके अपनी करतूतों को ढक नहीं सके। वैसे भी मोदी सरकार में कुछ भी इवेंट और उद्घाटन के बाद नहीं टिकता। हालांकि यह सिर्फ भारत मंडपम का हाल नहीं है, एक बारिश से आधी दिल्ली डूब जाती है। मोदी के बड़े बड़े दावे आज खुलकर सामने आ गए। इधर राजस्थान पहुंची प्रियंका गांधी ने भी मोदी सरकार की पोल खोल के रख दी। टोंक जिले की निवई में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने राजस्थानी भाषा में भाषण दिया। बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, लोग सत्ता में आते ही भूल जाते हैं उन्हें सत्ता में कौन लाया। साथ ही उन्होंने जनता से गहलोत सरकार के लिए वोट मांगे। राजस्थान पहुंची प्रियंका गांधी ने आज जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा, बीजेपी नेताओं के मन में अहंकार आ गया है। जो प्रधानमंत्री अपने आप को भूमिपुत्र कहते थे, वो आज करोड़ों के काफिले में चल रहे हैं। देश की जनता यहाँ महंगाई से जूझ रही है। मोदी सरकार को चिंता नहीं है, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को चिंता है। महंगाई राहत कैंप शुरू करने से पहले आपके जीवन में मुश्किलें थी, ये किस लिए थी? कभी आपने ये सवाल उठाया कि इतनी महंगाई क्यों है? रोजी रोटी के लिए कमाने जाना पड़ता है, लेकिन हमें थोड़े से पैसे मिलते हैं, उसमें हम खाने पीने की जरूरत पूरी नहीं कर पाते। प्रियंका ने पीएम पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो विदेश में जाकर अपने उद्योगपति मित्रों के लिए डील करते हैं। बीजेपी की नीतियां केवल अमीरों को आगे बढ़ाने में है, उनके पास गरीब और मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है। जबकि गहलोत सरकार का ध्यान केवल आपके विकास और आपको आगे बढ़ाने पर है। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि कांग्रेस सरकार गरीब और कमजोर वर्ग के लिए काम कर रही है। जैसे ही बीजेपी की सरकार राजस्थान में आएगी, आपकी सारी स्कीम बंद कर देगी, सारे जनहित के काम बंद हो जाएंगे। ऐसे में आपको अपने वोट की चिंता करनी है कि कहीं आप अपना ही नुकसान ना कर लें। उन्होंने कहा कि दो तरह के नेता होते हैं, एक नेता होता है जो सेवा को ही परम धर्म समझता है और दूसरा अहंकार और घमंड रखता है। आप ऐसा नेता चुनिए जिसमें जनता के प्रति श्रद्धा हो। ऐसे नेता चुनिए जो आपकी मुश्किलें नहीं बढ़ाएं, जो आपकी मुश्किलें कम करें। आप कांग्रेस की सरकार को फिर चुनिए। उम्मीद है आप चुनाव के वक्त
ये बातें याद रखेंगे। प्रियंका के ये तेवर बीजेपी की मुसीबत बढ़ा रहे हैं। मुसीबत पे तो तेलंगाना की केसीआर सरकार भी नजर आ रही है। कर्नाटक में मिली जीत के बाद अब कांग्रेस की नजर तेलंगाना पर है। 1 महीने के अंदर ही तेलंगाना विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा और विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने राज्य में बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी पूरी कर ली है। पार्टी ने CWC की बैठक हैदराबाद में बुलाई है, वहीं बड़ी रैली की भी तैयारी कर ली है। हैदराबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई है। 16 और 17 सितंबर को कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता हैदराबाद में जुटेंगे, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही तेलंगाना में चुनाव प्रचार को भी तेज किया जाएगा। चुनाव के ऐलान से पहले 17 सितंबर को हैदराबाद में कांग्रेस की बड़ी जनसभा होगी। तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी ने कहा कि सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी इस रैली को संबोधित करेंगे। रैली में सोनिया गांधी राज्य के लिए 5 गारंटियों का ऐलान करेंगी। इससे पहले कांग्रेस ने राज्य के लिए किसान घोषणा पत्र, SC/ST घोषणा पत्र और युवा घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें तेलंगाना के मतदाताओं से किए वादे शामिल हैं। दरअसल पड़ोसी राज्य कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की घोषित 5 गारंटियों को पार्टी की सफलता में अहम माना जाता है और कांग्रेस उसी रणनीति के सहारे तेलंगाना जीतने पर काम कर रही है। वैसे 17 सितंबर का दिन तेलंगाना की राजनीति में बेहद खास है। इसी दिन 1948 में निजाम शासन के अधिकार में आने वाले हैदराबाद की पूर्ववर्ती रियासत का भारत संघ में विलय किया गया था। ऐसे में इसी दिन को कांग्रेस ने तेलंगाना में अपने चुनाव अभियान को तेज करने के लिए चुना है। तेलंगाना में कांग्रेस और BRS में जबरदस्त टक्कर देखी जा रही है, तो वहीं वरुण गांधी भी अपनी ही सरकार से टकराते नजर आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन के आगे बीजेपी पस्त होती दिखाई दे रही है। यूपी की घोसी सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को जो हार मिली है, उसके बाद अब मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि यूपी से ही बीजेपी को आखिरी उम्मीद है, जो टूटती हुई नजर आ रही है और अब बीजेपी के अपने भी उसे नसीहत दे रहे हैं। पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अपनी ही सरकार पर निशाना साधा है। तो क्या कहा है वरुण ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। वरुण गांधी की गिनती बीजेपी में बिना दबाव के और सही बात बोलने वाले नेताओं में होती है। वो लगातार गरीब, किसान और मजदूरों की आवाज उठा रहे हैं और उनका एक वीडियो इस दौरान सामने आया है, जिसमें वरुण गांधी ने कहा है, कांग्रेस के खिलाफ हूं, न पंडित नेहरू के खिलाफ हूं। हमारे देश की राजनीति, हमारे देश को जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए, ना कि गृह युद्ध पैदा करने की राजनीति। आज जो लोग केवल धर्म के और जाति के नाम पे वोट ले रहे हैं, उनसे हम ये प्रश्न तो पूछें कि रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, हमको राजनीति नहीं करनी है जो लोगों को दबाए। हमको राजनीति करनी है जो लोगों को उठाए। ताकत वो नहीं होती जो लोगों को दबाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ताकत वो होती है जो लोगों को उठाने के लिए इस्तेमाल होती है। किसान इस समय कितने बड़े संकट में है। कोई टीवी चैनल दिखाने को तैयार नहीं, कोई अखबार लिखने को तैयार नहीं। केवल क्या लिख रहे हैं? हिंदू मुस्लिम, जाति पाति, तोते के तरह। भाई को बांटो, भाई को काटो। ये राजनीति हम होने नहीं देंगे। जो काम अंग्रेजों का हो रहा था, हमको नीचे बिठाने का जानवर की तरह, कब तक ये काम चलता रहेगा? वरुण गांधी कहता है, नेता वो होना चाहिए जो गरीब जनता को अपने कंधे पे श्रवण कुमार की तरह उठा के चले, ना कि अपने जूते पर बिठाए। अपनी आवाज उठाओ। अगर वरुण गांधी के खिलाफ आवाज उठाना है, आपका स्वागत है, उठाओ। लेकिन आवाज को अपने मेरे भाई शांत मत होने दो। अगर मौन हो जाओगे तो ये भारत का लोकतंत्र मौन हो जाएगा। वरुण गांधी की ये तल्ख तेवर बीजेपी पर भारी पड़ सकते हैं। तल्ख तेवर तो आज उद्धव ठाकरे ने भी दिखाए हैं। महाराष्ट्र में सियासी घमासान अपने उफान पर है। बीजेपी और उद्धव ठाकरे आमने सामने हैं। राज्य के डिप्टी सीएम के औरंगजेब वाले बयान पर उद्धव ठाकरे ने ऐसा पलटवार किया कि फडणवीस की बोलती बंद हो गई। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर उनके एक बयान को लेकर भड़ास निकाली है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख ठाकरे ने आज जलगांव का दौरा किया, जहां उन्होंने एक सभा के दौरान कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने मुझे औरंगजेब की औलाद बताया है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ
कि वो 2.5 साल तक मेरे साथ क्यों थे। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि मैं औरंगजेब की औलाद हूं, फिर 2.5 साल से आप औरंगजेब की औलाद के साथ क्यों थे। ठाकरे यही नहीं रुके, उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के अगले साल होने जा रहे उद्घाटन को लेकर भी बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के लिए देश भर से लोगों को बुलाया जाएगा और जाते जाते गोधरा बना देंगे, वो आग लगा देंगे और अपनी रोटियां सेकेंगे। जब चुनाव आएगा तो घरों को जलाया जाएगा, लोगों की छत जलेगी। जलगांव की सभा में शिवसेना यूबीटी के बड़े नेताओं ने शिरकत की, जिसमें सांसद संजय राउत भी शामिल थे। इस दौरान ठाकरे ने कहा कि मैं सत्ता के लिए नहीं लड़ रहा हूं, मेरा जीवन देश के लिए और आपके लिए जल रहा है। वहीं मणिपुर हिंसा के मुद्दे को भी ठाकरे ने उठाया और कहा कि मणिपुर में क्या चल रहा है इसकी कोई खबर नहीं है, लेकिन कोई इस पर बात करने को तैयार नहीं है। बीजेपी पर हमला करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, भले ही हिंदूवादी सरकार सत्ता में हो, अगर हिंदुओं को सार्वजनिक विरोध मार्च निकालना है तो आपको सत्ता की सीट से हट जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि ठाकरे अकेले नहीं हैं, उनके साथ हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के शिवसैनिक का उत्तराधिकारी भी है, वो मेरे साथ है। उद्धव के इस वार से बीजेपी खेमे में हलचल तेज है। अब देखना होगा कि उद्धव के इस बयान पर फडणवीस क्या कहते हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात इंडिया की रणनीति की। आरजेडी कोटे के मंत्रियों, विधायकों, विधान पार्षदों के साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आज एक अहम बैठक की। इस बैठक के बाद बिहार में सियासी अटकलें तेज हो गई। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। साल 2019 में बिहार की 40 में से 39 सीट एनडीए को मिली थी, लेकिन इस बार बीजेपी के लिए आधी सीट भी जीतना मुश्किल दिखाई दे रही है और उसकी ये मुश्किल इंडिया गठबंधन ने और ज्यादा बढ़ा दिया है। इंडिया गठबंधन की नींव बिहार में रखी गई थी, जहां बीजेपी बेहद मुश्किल में दिखाई दे रही है और उसकी मुश्किल बढ़ाने के लिए अब बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कमान अपने हाथ में ले ली है। उन्होंने पार्टी के विधानसभा और विधान परिषद सदस्यों की अचानक बैठक बुला ली, जिसमें आरजेडी कोटे के सभी मंत्री शामिल हुए थे। बैठक में तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन सरकार के वादे समय पर पूरा हो, इस पर फोकस करिए। जमीन पर सरकार की योजना कितनी सफल हो रही है, इस पर नजर बनाए रखें। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद तक पहुँचे, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। साथ ही केंद्र सरकार की विफलताओं को भी जन जन तक पहुँचाना है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि हमने वादा किया था कि सरकार बनने पर 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे और हमारी सरकार इस वादे को पूरे करने के करीब में पहुंच गई है, जबकि मोदी सरकार ने हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात की थी, लेकिन वो सरकार 9 साल में अपना वादा पूरा नहीं कर पाई। तो आज इस